तो देखते हैं वाइब्रेशन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग वाइब्रेशन हमने पहले देखा हुआ है, वाइब्रेशन ऑफ स्प्रिंग। तो इसमें जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है उसका फार्मूला हमने पीछे देखा है, क्या होता है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू 1/2L अंडर रूट T/m। अभी पीछे देखा था हमने, ये आपका λ/2 हो जाएगा, टोटल लेंथ l है, वहां से भी निकाल सकते हैं, तो b/2L b इक्वल टू अंडर रूट T/m हो जाएगा। जनरल फार्मूला फॉर LP इक्वल टू p/2L अंडर रूट T/m। L लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, T टेंशन इन द स्ट्रिंग है, M मास पर यूनिट लेंथ है, या इसको डेंसिटी भी कह सकते हैं, अब P मोड ऑफ वाइब्रेशन है। तो चाहो तो नोट कर लो यहाँ पे, M क्या है? मास पर यूनिट लेंथ, और P क्या है? मोड ऑफ वाइब्रेशन है, फर्स्ट मोड, सेकंड मोड। यहाँ पे क्यों लिखा हमने, हमें पीछे हर जगह एन लिखा था क्योंकि यहाँ पे एन के लिए फार्मूला लिख रहे हैं, ठीक है, इसलिए P लिखा हुआ है, मोड ऑफ वाइब्रेशन। बाकी चीजों की मीनिंग पता है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे लिए। पॉइंट नंबर 1, as string has many natural frequencies, जैसे कि पीछे भी हमने केस में देखते आए हैं कि n1 n2 n3 many natural frequencies, so when it is cited with a tuning form, ये सिस्टम बना हुआ है, इसको थोड़ा सा उठा करके ऊपर छोड़ दो या नीचे दबा के छोड़ दो तो ये वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देगी। This string will be in resonance with the given body। अब लकीली अगर आप लोग स्कूल जाओगे तो इस बार प्रैक्टिकल, ये आपके प्रैक्टिकल में भी आता है तो आपको साथ करवाया जाए इसको। विद द गिवन बॉडी if any of its normal frequencies या natural frequencies, रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है, if any of its natural frequencies coincide with the body, with the body। ठीक है, सेकेंड पॉइंट फार्मूले से देख सकते हैं कि n प्रोपोर्शनल टू 1/l है ना, n प्रोपोर्शनल टू 1/l। अगर t और m को आप कांस्टेंट रख दो, अगर l और m को कांस्टेंट कर दो तो n प्रोपोर्शनल टू t हो जाएगा, ठीक है।
और अगर आपने टी और एल को कांस्टेंट कर दो तो एल प्रोपोर्शनल टू अंडर 1/√m हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वेरिएशन यहाँ से हम चाहेंगे तो देख सकते हैं, n प्रोपोर्शनल टू 1/l if t and m constant, m are kept constant। इसी में देख सकते हैं n प्रोपोर्शनल टू √t if m and l कांस्टेंट, ब्रैकेट में लिख दिया मतलब समझना कि कांस्टेंट लिखा हुआ है, n proportional to 1/√m if l and t remain constant। ओके, ठीक है। इस फार्मूले को एक डिफरेंट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये m क्या है, मास डेंसिटी पर यूनिट लेंथ है, तो m इक्वल टू टोटल मास ऑफ द स्ट्रिंग डिवाइड बाय लेंथ है, तो m इक्वल टू m/l भी लिखा जा सकता है। तो अगर m/l के टर्म में इसको लिखें हम, तो ये फार्मूला आपका चेंज हो जाएगा। उसको नेक्स्ट पेज पे लिख के दिखाएंगे, तो इसको लिख लिया बताना फिर हमको। हो गया इतना? यस सर। मनस्वी आपका भी? थर्ड पॉइंट, since m equal to m/l, so this l can be written as 1/2l under root t upon m/l। तो t upon m/l ऊपर चला जाएगा l, तो 1/2l अंडर रूट अब इस l को अगर अंदर ले लें तो क्या बन जाएगा, अंदर में स्क्वायर जाएगा तो 1/2 अंदर रूट t ऊपर रह जाएगा, नीचे ये lm हो जाएगा, अंदर l जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, एक l कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस कैन फर्दर रिटन एज वन फार्मूला। इसी फार्मूले को और भी कई फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे l क्या है, वो आपका वायर है, स्ट्रिंग है, तो πr² इसका एरिया होती है ना, क्या होता है, πr² इसका एरिया होगा, देखो यस सर। ऐसे भी लिख सकते हैं एक नए टर्म में, m आपका था m/l है ना, और m का मतलब होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब किसी भी वायर का वॉल्यूम जो होता है वो होता है πr² इंटू लेंथ, तो ρ/l, तो l कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से m इक्वल टू अपने को मिल जाएगा π²ρ, क्या मिल जाएगा, π² मिल जाएगा m की वैल्यू इन टर्म ऑफ डेंसिटी एंड रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग। तो इस फार्मूले को अगर यूज करें तो n का ये भी फार्मूला लिख सकते हैं हम, 1/2l अंडर रूट t अपॉन पाई r²। देखो r² को कॉमन निकाल के बाहर ले जा सकते हैं, तो 1/2lr अंडर रूट t अपॉन पाई ρ। ठीक है, ये भी फार्मूला बन सकता है इसका। तो जिस भी फॉर्म में दिया है उस फॉर्म में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं डायरेक्ट फार्मूला यूज करके। अगर फार्मूला नहीं याद करना है तो आप बेहतर है कि जो पीछे फार्मूला था उसी को याद रखो, t/m, और m के हेल्प से अगर ये कुछ दिया है तो m निकाल लेंगे यहाँ से, हम इसके हेल्प से और फिर कैलकुलेट कर लेंगे m को हम। ठीक है, what is beats? When two sound waves
when two sound waves have slightly different frequencies. Slightly different frequencies traveling in a medium in a medium along the same direction, along the same direction, they get superimposed on each other and the intensity of the resultant sound at a particular position rises and falls regularly with time. This phenomena of regular vibration या variation, देखो जो इंस्ट्रूमेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो कंटिन्यूसली सेम फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन आप रेगुलरली अप डाउन अप डाउन अप डाउन वाला साउंड सुन रहे हैं, ठीक है, यानी बीट्स आपको मिल रही हैं, ठीक है। दिस फिनोमिना ऑफ रेगुलर वेरिएशन इन इंटेंसिटी of sound with time at a particular position is called beats। देखते हैं कुछ छोटी छोटी बातें इसके बारे में, उनको नोट कर लेते हैं। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट्स रिगार्डिंग बीट्स। पहला पॉइंट है वन बीट। व्हाट इज वन बीट? if the intensity of sound
is maximum at time t equal to 0 one bit is said to be formed when intensity becomes maximum again. When intensity becomes maximum again after becoming minimum once. Once between. ठीक है, तो जिस पोजीशन से चले थे उसी पोजीशन पे दोबारा आकर के पहुंच गए एक तरीके से, तो एक बीट आपको मिल गई। ठीक है, मैक्सिमम थे t इक्वल टू 0 पे, मैक्सिमम से मिनिमम आएंगे, मिनिमम से फिर मैक्सिमम जाएंगे, तो जैसे दोबारा मैक्सिमम पहुंचेंगे तो जिस टाइम पे t इक्वल टू मान लेते हैं t1 है ये, तो t0 से t1 के बीच का जो टाइम हुआ इंटरवल है हमारे पास में, तो हम बोलेंगे कि एक बीट हमारा हो गया। If the intensity of sound is maximum at time t equal to 0, one beat is said to be formed when intensity becomes maximum again after becoming minimum once between. ठीक है, तो अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो वेव मोशन हमने पढ़ा इस तरीके से, ऐसे ऐसे पढ़ा ना वेव मोशन को, है ना? यस सर। वेव मोशन को पढ़ लिया ना हमने इस तरीके से, तो हम कह सकते हैं कि एक बार मैक्सिमम मिनिमम, या देखो ये यहाँ पे थे, ये मैक्सिमम पोजीशन थी, यहाँ से आए मिनिमम, यहाँ से गए फिर मैक्सिमम आया, तो ये क्या कहता है कि मैक्सिमम से फिर मैक्सिमम जाने पे जो बना तो एक बीट बन गया। एक तरीके से एक बीट t/2 टाइम में बन रहा है। एक बार दोबारा ये आके तो यहाँ पहुंच जाए, इसका मतलब दो बीट के बीच जो टाइम लगेगा वो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा, बीट पीरियड बोलेंगे उसको, हम लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे बीट पीरियड। ठीक, हो गया बेटा? यस सर, हो गया। वन बीट के मीनिंग समझ में आ गई? एक बार आपके Yes, कान में तेज आवाज आई, फिर तब तक आपको वेट करना जब तक दूसरी बार आपके कान में तेज आवाज ना आ जाए। तो जब दूसरी बार कान में तेज आवाज आएगी फिर जान लो एक बीट पूरा हो गया। ठीक है, ओके। नंबर 2, तो डीजे वाले हम कहते हैं बीट बढ़ा दो या बेस बढ़ा दो, बेस हल्की चीज हो गई। ठीक है, देखते हैं क्या होता है बीट पीरियड। बीट पीरियड तो हमने समझाया कि दो बीट के बीच में जो टाइम लगता है उसको बीट पीरियड कहते हैं। तो टाइम इंटरवल लिख लो, द टाइम इंटरवल the time interval between two successive beats, that is
that is two successive maxima of sound. Of sound is called beat period. Then beat frequency. The number of beats produced per second is called beat frequency 1 by T. The number of beats produced per second is called beat frequency. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है persistence of hearing. This is the impression of sound heard by our ears persisting our mind for 1/10 a second. If मतलब हुआ कि 0.1 सेकेंड जो भी सुनते हैं उसको माइंड तक पहुंचाने में हमारे सिस्टम को लगता है, ठीक है, कान से सुनी हुई साउंड को. इफ another sound if another sound is heard before 1/10 second is over, the impression of the two sound mix up and our mind cannot distinguish between two.
परसिस्टेंट रोल क्या प्ले करता है, लिमिटेशंस क्या है? तो जो भी हमें अगर बीट बनानी है तो ध्यान रखना कि दो फ्रीक्वेंसीज के बीच में, दो साउंड के बीच में कम से कम 0.1 सेकेंड का गैप होना चाहिए। लिख लेते हैं इसको भी। so far the formation of distinct beats, frequencies of two sources should be nearly equal. Or difference of frequencies less than 10 सेकेंड होना चाहिए। ठीक है, ठीक, ओके। इक्वेशन ऑफ बीट्स देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं इसको। नोट कर लिया ना? इक्वेशन ऑफ बीट, तो अगर टू वेव्स है, y1 इक्वल टू a साइन ओमेगा 1t एंड, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है ऐसे, a साइन ओमेगा को 2 पाई n1 कर देते हैं, 2 पाई n1 t एंड y2 इक्वल टू a साइन ओमेगा 2t या a साइन 2 पाई n2t कर देते हैं। तो जब इनका सुपर पोजिशन होगा तो सुपर पोजिशन के क्या होगा, बाई द प्रिंसिपल ऑफ superposition, by the principle of superposition, y will be y1 plus y2। वेक्टर के टर्म में लिखेंगे तो वेक्टर लिख सकते हैं, ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख ले, कोई मतलब नहीं। हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो मतलब वेक्टर क्वांटिटी की ही बात कर रहे हैं। तो ये बन क्या जाएगा अपना, ये बन जाएगा अपना y इक्वल टू, हमने पीछे बनाया हुआ है इसको, तो उसके हिसाब से बन जाएगा ये 2a cos पाई n1 माइनस n2 t इंटू साइन पाई n1 प्लस n2 इंटू t। ठीक है, इस इक्वेशन को
हम बीट इक्वेशन बोलेंगे। और इसमें ध्यान रखने की चीज है, ये आपका साइन फंक्शन हो गया कि ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन ये एम्पलीट्यूड बनाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू ए साइन पाई n1 प्लस n2 इंटू टी, वेयर a इक्वल टू 2a cos pi n1 minus n2 into t is amplitude of resultant waves। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं n1 एंड n2 है। n1 n2 इक्वल होंगे, क्या होंगे, इक्वल होंगे तो जीरो हो जाएगा, cos जीरो की वैल्यू 1 हो जाती है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिल जाएगा आपको। ठीक है बेटा। यस सर। यहीं से बीट फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। बीट फ्रीक्वेंसी आपका n1, डिफरेंस n2 होता है, पीछे लिखा हुआ कहीं बीट फ्रीक्वेंसी हमने शायद, बीट फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकेंड इज कॉल्ड द बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला यहीं पे लिख सकते हैं n1। चलो आगे लिख लेते हैं, इतना नोट कर लिया ना। इक्वेशन ऑफ बीट, ये पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, पॉइंट नंबर 6, बीट फ्रीक्वेंसी। सर एक मिनट प्रीवियस पेज दिखाना। हाँ ले लो। डन सर। ये n1 डिफरेंस n2 होता है, मतलब जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस कर लेना है। ठीक है, डिफरेंस का मतलब होता है जो बड़ा हो उसमें से छोटे वाले को माइनस कर लेते हैं। ये हो गया बीट फ्रीक्वेंसी। तो बीट पीरियड कितना हो जाएगा, T इक्वल टू 1 अपॉन बीट फ्रीक्वेंसी, n1 डिफरेंस n2। ठीक है, सर आप इधर सिमिलर का मतलब साइन क्यों लगा रहे हो, ऑलमोस्ट इक्वल है। ये डिफरेंस का साइन होता है, इसका मतलब होता है जैसे डिफरेंस साइन। तो फिर माइनस। डिफरेंस साइन का मतलब होता है, डिफरेंस साइन का मतलब होता है दिस इज द, देखो ये जो n1 माइनस n2 लिखा जाता तो इसका मतलब n1 माइनस n2 ही होता। अब अगर n1 आपका n2 से छोटा होता तो ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, देखो डिफरेंस का मीनिंग समझ लो क्या है। अगर ये n1 डिफरेंस n2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ केस 1, इफ n1 इज ग्रेटर देन n2 देन n1 डिफरेंस n2 इक्वल टू n1 माइनस n2 हो जाएगा। केस 2, इफ n1 इज लेस देन n2 देन n1 डिफरेंस n2 इक्वल टू n2 माइनस n1 हो जाएगा। ठीक है, तो जब कभी हमें यस सर। नंबर से डिफरेंस सिर्फ पॉजिटिव नंबर में चाहिए होता है तो हम माइनस ना लिख करके हम डिफरेंस लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंस। ठीक है, इस साइन को डिफरेंस बोलते हैं, इस वाले साइन को। इसका मतलब बड़े से छोटे को घटाना होता है।
ना कि जो कि पहले और बाद में लिखा होता है। जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, इसका मतलब हुआ डिफरेंट साइन का। ठीक है, यस सर। चाहो तो कहीं पेज में साइड में नोट कर लो इस साइन का मीनिंग क्या है। ठीक है, इस साइन का मीनिंग ये है, जबकि अगर ये n1 माइनस n2 होता तो यहाँ पे n1 माइनस n2 पॉजिटिव होता, यहाँ पे n1 माइनस n2 नेगेटिव होता, जबकि यहाँ पे दोनों केस में जो नंबर आएगा वो पॉजिटिव नंबर ही आएगा। ठीक, तो व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट? तो इसके लिए जानना पड़ेगा आपको कि whenever there is relative motion, whenever there is relative motion whenever there is relative motion between a source of sound between a source of sound and the listener, the apparent frequency the apparent frequency of sound heard by the listener is different from the actual frequency from the actual frequency of sound emitted by the source, and this is called Doppler effect. This is due to Doppler effect. ठीक है, in this, when the distance between the source and listener is decreasing, the apparent frequency increases. The apparent frequency increases. रेलवे स्टेशन पे आप लोगों ने ट्रेन को हॉर्न सुना होगा, दूर होती है तो बहुत स्लो आती है, जैसे जैसे ट्रेन पास आती है तो उसकी जो हॉर्न होता है मुझे बहुत तेज सुनाई पड़ने लगता है। ठीक है, apparent frequency increases. It means the apparent frequency
it means the apparent frequency is more than the actual frequency of sound. The reverse is also true. ठीक है, तो जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो अपारेंट फ्रीक्वेंसी आपकी घट जाएगी। इसको बहुत याद करने की जरूरत नहीं है, ये हम फील कर सकते हैं। कोई चीज हमारे पास आ रही होती है या हम उसके पास जा रहे होते हैं तो उसकी आवाज हमें तेज सुनाई पड़ने लगती है। फॉर एग्जाम्पल आपने घर में देख लो, मम्मी किचन से बात कुछ बोल रही हूँ, आप यहाँ पढ़ रहे हो तो उनकी आवाज बहुत स्लो आएगी। अभी आप चलना स्टार्ट कर दो उनकी तरफ तो आवाज बढ़ने लगेगी, या मम्मी आपके रूम की तरफ आने लगे तो भी उनकी आवाज आपसे तेज आने लगेगी, जबकि वो एक जैसा ही बोल रही होंगी। ठीक है, हो गया बेटा, इतना लिख लिया? Yes, sir, लिख लिया। ठीक है, देखते हैं इसके लिए जनरल फार्मूला क्या है। जनरल एक्सप्रेशन कितनी बढ़ेगी कितनी घटेगी आप कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले यूज करके निकाल सकते हैं। जनरल एक्सप्रेशन फॉर अपैरेंट फ्रीक्वेंसी n dash will be b plus bm, b की बजाय n, चलो कोई नहीं। b plus bm minus bl divide by b plus bm minus bs into n, where n is actual frequency bl is velocity of listener, bs velocity of source, bm velocity of medium, जैसे ईयर वगैरह हो, वेलोसिटी ऑफ मीडियम, ईयर भी हेल्प करती है, एंड बी इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, ठीक है। इसमें साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब किसका साइन पॉजिटिव लेना है, कब किसका साइन नेगेटिव लेना है, तो उसको भी यही साइड में लिख लेते हैं।
साइन कन्वेंशन। जो भी वेलोसिटीज है along the direction from source to listener, from source to listener, S to L are taken positive। जैसे अगर हवा चल रही है, गाड़ी से आपकी तरफ हवा चल रही है, तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव ली जाएगी, वो मीडियम की वेलोसिटी हो जाएगी आपकी, ठीक है। ओके, फ्रॉम एस टू एल जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो अगर एस टू एल पॉजिटिव लेंगे तो एल टू एस क्या लेंगे, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। एंड along the direction L to S are taken negative। ठीक है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो ये मान लेते हैं सोर्स है, ये लिसनर है। अब अगर कोई चीज इस डायरेक्शन में चल रही है, इसका मतलब है कि वो हेल्प कर रही है आपके साउंड को इसके पास जल्दी पहुंचने के लिए, ठीक है, वो हेल्प कर रही है तो उसको पॉजिटिव ले लेंगे। कोई चीज जो इससे इसको दूर ले जाना चाह रही है, मतलब इस डायरेक्शन में जा रही है, तो उसको हम नेगेटिव ले लेंगे। बस इतनी सी बात ध्यान में रखना है, जो वेलोसिटी हेल्प करे साउंड को लिसनर तक पहुंचने में उसको पॉजिटिव, और जो उसको दूर ले जाए अपोज करे उसको नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। ठीक है, इसी तरीके से एक मीडियम स्टेशनरी, क्या है, मीडियम आपका स्टेशनरी है, मतलब मीडियम की कोई वेलोसिटी नहीं है, तो bm इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये फार्मूला आपका चेंज होकर के b माइनस बी एल अपॉन बी प्लस बी एस इंटू एल बन जाएगा। तो ध्यान रखेंगे जनरली आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो जनरली bm इक्वल टू 0 पुटअप करके पूछा जाता है, लेकिन bm भी पूछा जा सकता है, इसलिए ऊपर वाला फार्मूला याद रहे, ज्यादा अच्छा है हमारे लिए, ठीक है। इतना नोट कर लिया? यस सर, कर लिया। यहीं पे चाहो तो नोट कर लो। If the medium is stationary, that is bm इक्वल टू 0, तो n डैश जो है वो b माइनस बी एल अपॉन बी माइनस बी एस इंटू एल बन जाएगा, ठीक है। अब इस फार्मूले को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझ सकते हैं। अब मान लो सोर्स आपके लिसनर से दूर जा रहा है, तो पी आपका नेगेटिव हो जाएगा bs, तो देखो p प्लस bs पॉजिटिव होकर बड़ा नंबर बन जाएगा, बड़ा नंबर बन जाएगा मतलब n डैश की वैल्यू छोटी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर सोर्स आपके लिसनर की डायरेक्शन में ही आ रहा है तो ये पॉजिटिव रहेगा, नीचे का नंबर कम हो जाएगा, ये n डैश बढ़ जाएगा। इसी तरीके से L अगर आपका सोर्स की तरफ मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, L आपकी सोर्स की तरफ मूव कर रहा है, तो BL नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तो N डैश बढ़ जाएगा। अगर L सोर्स से दूर जा रहा है तो BL पॉजिटिव रह जाएगा, ऊपर का नंबर कम हो जाएगा और N डैश कम हो जाएगा। तो जो भी लिखा हुआ है हमने पीछे, वो यहाँ से हम इजिली वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। अब
अब इसी फार्मूले में आप दुनिया भर के केसेस बना सकते हैं, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया था कि आपका सोर्स मूव करे, आपका सोर्स एक ही जगह पे हो, स्टेशनरी हो जाए तो सोर्स स्टेशनरी हो जाएगा तो BS 0 हो जाएगा। आपका लिसनर स्टेशनरी हो जाए तो आपका BL 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से सभी केसेस को इससे बनाया जा सकता है। तो इन सब केसेस में जब BL या BH के डिफरेंट वैल्यू 0 रख करके या जैसे भी मूव कर रहे हैं रखने के बाद हम देख सकते हैं अलग अलग फार्मूला। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको जरा नोट करते हैं। पॉइंट है इसमें, if both move, मतलब source and listener, if both move in the same direction, with same velocity, in that case n dash equal to n हो जाएगा, n equal to n हो जाएगा। कैसे n equal to n हो जाएगा? देखो नीचे आपका BL है, नीचे आपका BS है, यहाँ पे BB लिख दोगे, है ना? तो ऊपर का नीचे का दोनों इक्वल हो जाएगा, कट जाएगा, n dash equal to n हो जाएगा। In this case, no Doppler effect will be observed. That is, there will be no Doppler effect. There will be no Doppler effect. Because relative motion is zero. Between source and listener, is zero. Another important case in this situation, if source and listener move at a right angle to the direction of wave propagation, then n dash equal to n हो जाएगा। It means here is no
change in frequency of sound heard if there is a small displacement of source and listener in at right angle. Source and listener at right angle to the direction of wave propagation, but for a large displacement, but for a large displacement, the frequency decreases, the frequency decreases because the distance between source of sound and listener increases, because the distance between source and listener increases. So this case has some limitation कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो आपको नहीं फील होगा, बट अगर लार्ज डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो फील होगा वो, बट दिस केस इज एब्सोल्यूट है। ठीक है, और कुछ केसेस हैं जहां पे आपको डॉपलर इफेक्ट नहीं मिलेगा। नोट कर लिया इसको। 1 मिनट सर। कर लिया सर। एक और सिचुएशन है पहले लिमिटेशन से इसकी। if the velocity of source if the velocity of source and listener is equal to or greater than the sound velocity
then Doppler effect is not seen. Then Doppler effect is not seen. देखो डॉपलर इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ये इंटेंसिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। एक और बात, जो डॉपलर इफेक्ट साउंड में होता है वो सिमेट्री